जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ अजहर सदीक साहब सीनियर एडवोकेट लाहौर से मौजूद हैं। अजहर सदीक साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है सोहेल साहब? ठीक है जी। अजहर सदीक साहब, कल जस्टिस काजी फायजीसा की जो नजरसानी की जो दरख्वास्त है, सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच 10 रुकनी बेंच कल दोबारा समाअत करने जा रहा है। और इसमें जो खास बात यह है कि जस्टिस काजी फायजीसा की जो एहलिया है, मिस सरीना ईसा, उन्होंने एक कंटेम्प्ट की दरख्वास्त भी दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में। फवाद चौधरी जो कि वफाकी वजीर बराए इत्तलात व नशरियात हैं, उनके खिलाफ वो कंटेम्प्ट पिटीशन, आपको याद होगा उन्होंने एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट में उन्होंने कहा था कि पिछले हफ्ते से मैं एक अंडर ट्रायल जज की तकरीरें सुन रहा हूँ, और अगर मैंने जवाब दिया तो फिर वो मतलब है कि वो भाषण हो जाएगा, और कुछ इस तरह की बात उसने की थी। और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर जज साहब को इतना ही सियासत का शौक है तो वो साबिक चीफ जस्टिस की तरह, सियासत का शौक है साबिक चीफ जस्टिस की तरह, तो वो अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो जाए और एक काउंसलर का इलेक्शन लड़ ले, और फिर उसको अपनी मकबूलियत का अंदाजा हो जाएगा। इसके बाद उनकी एहलिया जो कि जस्टिस काजी फायजीसा की एहलिया सरीना ईसा ने सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की है, और उसमें उन्होंने ये इस्तदा की है कि उन्होंने उसके फवाद चौधरी ने न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की अदलिया के खिलाफ, साबिक चीफ जस्टिस के खिलाफ, बल्कि उनके शोर को भी अंडर ट्रायल जज कहा है। लिहाजा उन्होंने कोर्ट की और साबिक चीफ जस्टिस की तस्दीक के, लिहाजा उसके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू की जाए। तो कल इस बेंच के सामने, यानी 10 रुकनी बेंच के सामने का जस्टिस काजी फायजीसा की एहलिया की वो कंटेम्प्ट पिटीशन भी लगाई है। तो अजहर सदीक साहब, आपको याद होगा कि 3 साल पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 3 सरकर्दा रहनुमा, जिसमें 2 वफाकी वजीर, एक तलाल चौधरी जो कि स्टेट मिनिस्टर थे फॉर इंटीरियर, उनको डिस्क्वालीफाई किया था उसने, चूंकि वो अदलिया के खिलाफ जो बयानात दिए थे। और उसके खिलाफ, इसके अलावा दानियाल अजीज जो कि प्राइवेटाइजेशन के जो मिनिस्टर थे, उसको भी डिस्क्वालीफाई किया था। उन्होंने भी सुप्रीम जजेस के खिलाफ, अदलिया के खिलाफ बातें की थी। और साथ ही साथ निहाल हाशमी जो कि सेनेटर थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उनको भी डिस्क्वालीफाई किया था। तो अब चूंकि सरीना ईसा ने भी कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की, तो आप क्या समझते हैं, जरा नाजरीन को बताइए कि कल क्या हो सकता है इस पिटीशन पे। और जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और लीडरान के साथ जो हुआ है, तो इस पिटीशन की क्या फेट होगी, इसकी क्या तरीकेकार होगा इसका। बहुत शुक्रिया सोहेल साहब। जो ट्वीट किया था चौधरी फवाद हुसैन ने, वो ये था कि एक हफ्ते से सुप्रीम कोर्ट के एक अंडर ट्रायल जज की तकरीरें सुन रहे हैं, अगर जवाब दिया तो दुख हो, उसे तौहीन होगी कि भाषण आ जाएंगे। मोहतरम, अगर आपको भी अपने गॉड फादर इफ्तिखार चौधरी की तरह सियासत का शौक है तो मुस्तफ़ी होकर काउंसलर का इलेक्शन लड़े, मकबूलियत और कबूलियत दोनों का अंदाजा हो जाएगा। ये 19 मार्च 2021 को 9:34 पे उन्होंने ट्वीट किया था। अच्छा, मैं आपको याद होगा कि ये ट्वीट उन दिनों आया था जब वो लाइव कवरेज के हवाले से इशू बात करनी थी, लाइव कवरेज के। तो उन्होंने, आपको याद है, इधर उधर की तू बात ना कर, काफिला क्यों लुटा। मैं तोड़ फोड़ के जान के इस बात को कर रहा हूँ कि वो सवाल, अजीब से सवाल उन्होंने उठाए थे। वो बात बहसियत साइल पेश हुए थे। यानी उस वक्त जो बात बड़ी सीरियस ही है कि वहां पर काजी फायद साहब, मैं जज के तौर पर नहीं, वो एक साइल के तौर पर पेश होके अपने बहस कर रहे थे, और जो बातें कर रहे थे, जो हुकूमत पे इल्जामात लगा रहे थे ना, यानी आप बैठकर अदालत के सामने इल्जामात लगा रहे थे जिनके सबूत कोई नहीं थे। अब उस चीज को सामने रखते हुए फवाद चौधरी ने, और जहां तक बात है, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा उनको, अंडर ट्रायल से मुराद तो यही है कि उनके अगेंस्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में केस चल रहा है, और वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो प्रोसीडिंग होती है वो एक ट्रायल ही की तर्ज की प्रोसीडिंग है। दूसरा, जहां तक है, जो बातें उन्होंने सारी की थी वो सारी सियासत के हवाले से थी। वो पाकिस्तान 2 लाख की हुआ, फिर क्या कुछ हुआ, यानी जो कुछ इधर उधर की बातें हैं, मौजूदा गवर्नमेंट के बारे में, इमरान खान के बारे में, वो पता नहीं क्या क्या कुछ बातें कही थी। सॉरी टू इंटरप्ट यू अजहर सदी, आप कहना ये चाह रहे कि जो फवाद चौधरी का जो ये ट्वीट थी, वो इस कंटेक्स्ट में था कि चूंकि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब अपने रिव्यू के दरखास्त पे, मतलब जब दलाइल दे रहे थे, तो वो सियासत और फौज और सबको, तो इस कंटेक्स्ट में फवाद चौधरी ने बयान दिया था, ट्वीट किया था, आप ये कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। मैं देखें कि उन दिनों हम सब ने देखा, पूरी कौम इसराबी कैफियत में थी, अजीबो गरीब से। ना उनका ताल्लुक था लाइव कवरेज से, ना उसका कंसर्न था मेरिट के साथ।
वो चूंकि जज हैं, सिटिंग जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, और वो जो बातें कर रहे थे ऐसी चीजें तो अदालत में कहने की इजाजत दी नहीं जा सकती ना कि इसका ताल्लुक कोई नहीं है। अब आते हैं दूसरी तरफ। सरीना ईसा साहिबा ने 2 कंटेम्प्ट फाइल की, एक समी इब्राहिम साहब के खिलाफ की और एक फवाद चौधरी के खिलाफ दायर की हुई है। अब सवाल है कि ये किस कैपेसिटी में वो कर सकती हैं। अब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जब खुद पेश होकर उन्होंने खुद कहा कि मैंने आज तक कभी तौहीन अदालत में मैंने तो किसी के खिलाफ कभी एक्शन लिया नहीं। ये उनकी आर्गुमेंट है, आपको याद होगा, रिपोर्ट हुए हैं सारे। तीसरा जो मसला आपके सामने है, क्या क्या इस चीज को सामने रख के हम देखें कि ये आर्टिकल 204 के प्रीव्यू में आता है। मैं तो नहीं समझता कि ये वाला ट्वीट 204 के प्रीव्यू में आता है। उन्हीं सवालों के जो बातें की थी ना, ना तो ये बायसियत जज के तौर पर यानी अदालत के तौर पर कोई प्रोसीडिंग हो रही थी, ना ये जज की बतौर जज वो प्रोसीडिंग कर रहे थे, वो बतौर एक साइल कंडक्ट कर रहे थे। वो जो प्रोसीडिंग सारी चल रही थी वो बतौर यही एक डिस्टिंग्विश फैक्टर है जो सामने आना है। और अगर उनको कोई गिला था, अगर कंटेम्प्ट हुई थी, तो जस्टिस काजी वजीर जब साइल बनकर आ रहे थे तो पिटीशन ये उन्हें खुद दायर करनी चाहिए थी। सरीना ईसा साहिब का तो कोई लोकस स्टैंडा ही नहीं है इस कॉन्टेक्स्ट में कंटेम्प्ट की पिटीशन दायर करने के हवाले से। चले मान भी लिया जाए अगर उन्होंने कंटेम्प्ट की पिटीशन दायर की भी है, और अगर आप मैं जो तीनों केसेस को जानता हूं, निहाल हाशमी वाले केस को भी, तलाल चौधरी को भी और दानियाल अजीज को भी, वो बड़ा वाज़ेह तौर पर है। एक मिनट अजहर सदीक साहब, वो उस पे आते हैं, लेकिन एक और पहलू भी है। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया सरीना ईसा ने, आपको याद है, इसी पिटीशन में उन्होंने एक और बात भी की है कि जनाब जो फवाद चौधरी है उन्होंने अदालत में खुफिया कैमरे लगाए हैं ताकि उसकी वो प्रोसीडिंग पूरी देखें। तो आप नहीं समझते कि चले ठीक है, कंटेम्प्ट पिटीशन वो तो कोर्ट ने डिटरमिन करना है कि ये 204 में आता है, 203 में आता है, आर्टिकल जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का ऑर्डिनेंस है। क्या आप ये नहीं समझते कि सरीना ईसा ने एक और इशू टच किया, और वो कोर्ट के मतलब है, जो कोर्ट में ऑलरेडी कैमरे तो लगे होते हैं, वो तो पहले से ही लगे होते हैं। तो आप उन्होंने ये जो इल्जाम लगाया, इस पे आप क्या कहेंगे? क्या इसका अदालत खुद नोटिस करेगी या नहीं कि उन्होंने ये जो इल्जाम लगाया, उन्होंने फवाद चौधरी ने खुफिया कैमरे लगाए हैं? इसमें जरा मुख्तसर सी बात कीजिए, फिर हम जो कि मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमाओं ने, जो कि मिनिस्टरों ने कंटेम किया था और उनको जो डिस्क्वालीफाई किया, उस पर जरा जल्दी जल्दी हम बात करेंगे। लेकिन इस इशू को पहले आप टच करें कि जो मैं सादा लफ्जों में बता दूं आपको, कंटेम्प्ट की पिटीशन सारे मैंने पढ़ी है। इट इटसेल्फ इज अ कंटेम्प्ट। यानी जो आपने फवाद चौधरी पे तो ना उनकी कैपेसिटी है, ना उनका कंसर्न है, ना उनका कोई होल्ड है। बासियत वकील हम सारे पेश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हम कहां से कैमरा, इवन मोबाइल तक हम अंदर ले जा नहीं सकते, मोबाइल सारे बाहर रखते हैं। आपने सुप्रीम कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर इल्जाम लगा दिया है, और सुप्रीम कोर्ट पूरे पे आपने इल्जाम लगा दिया। तौहीन अदालत तो सरीना ईसा साहबा खुद कर रही है कि जो बातें उन्होंने कह की है, मैं समझता हूँ वो खुद एक तौहीन अदालत के जिम्मे में है। और हमें सबको पता है कि वहां जितनी भी रिकॉर्डिंग होनी है, जो हो रही होती है, ऑडियो रिकॉर्डिंग सारी हो रही होती है, और हम किसी वक्त एडिशनल रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार के कमरे में बैठे हो तो कोर्ट की प्रोसीडिंग सारी वहां चल रही होती है और रिकॉर्डिंग हो रही होती है, वो तो एवरीबॉडी नोज। यानी यहां बैठकर आप इस तरह के इल्जाम लगाकर, और जो और दूसरी जहां तक बात है कि जो कुछ भी होता रहा था वो कवरेज तो तमाम आपको पता है सोशल मीडिया पर भी होते रही, साफी हजरात भी देखते रहे। मैं ये समझता हूं कि अगर देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि ये इस तरह के एलिगेशन लगाने से उल्टा सरीना ईसा साहबा के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई ना शुरू हो जाए। अच्छा, दूसरा अब आते हैं अजहर सदीक साहब, जो कि 2018 में जो 3 रहनुमा यानी तलाल चौधरी और दानियाल अजीज और निहाल हाशमी को डिस्क्वालीफाई किया था। तलाल चौधरी ने चूंकि 2017 में जब साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया, तो उसके बाद हमारी स्टोरीज है, खासकर मेरी भी स्टोरीज है, मैंने उस पर स्टोरीज भी की है। उस पे उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने कहा था कि जब से नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया, तो उसके बाद मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जो है ना, वो बयानात पे बयानात दे रहे हैं और कंटेम्प्शियस जो है ना वो रिमार्क्स दे रहे हैं। और इस पे फिर एक दफा फिर कोर्ट में ये भी कहा था कि हमने 6 महीने तक बड़ा रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया, लेकिन इसके बाद फिर सो मोटो नोटिस लिए गए। एक तो तलाल चौधरी के खिलाफ लिया था, आपको याद है कि तलाल चौधरी ने जड़ावाला में 25, 26 और 27 को जो मुस्लिम लीग नून के जो जलसे थे इलेक्शन के हवाले से, उसमें तलाल चौधरी ने कहा था कि जनाब एक वक्त था कि काबा शरीफ में जो बुत होते थे, और अब एक जमाना है कि इस अदालत, मुअज़्ज़ज़ अदालत में, यानी पीसीओ
जजेस है, यानी जो वो जजेस जिन्होंने प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर पे जो हल्फ लिए, इस पे फिर तलाल चौधरी को कंटेम्प्ट हुई थी और उसके बाद फिर उनको जब वो समाते हुई और उसको फिर डिस्क्वालीफाई किया गया था। उसके बाद फिर उन्होंने इंट्रा कोर्ट अपील भी फाइल की थी, लेकिन वो भी उनको उड़ा दी गई थी और उसका सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला बरकरार रखा। एक बात। दूसरी बात ये कि दानियाल अजीज को भी कंटेम्प्ट नोटिस में उसको भी डिस्क्वालीफाई किया था। आपको याद होगा कि जब पानामा केस के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने जो जेआईटी बनाई गई थी, तो उस पे जो प्रोसीडिंग हो रही थी पनामा गेट में, तो उसमें जो कि अभी सिटिंग जज जो है जस्टिस इजाजुल एहसन, उसको मॉनिटरिंग जज बनाया गया था। तो उसके हवाले से दानियाल अजीज ने कुछ बयानात दिए थे जिस पर उसको कंटेम्प्ट पिटिशन जो उसमें कंटेम्प्ट हुई थी और उसको फिर सजा हुई थी और उसको डिस्क्वालीफाई किया गया। तीसरे जो आम शख्स थे वो निहाल हाशमी थे। उन्होंने भी अदलिया के खिलाफ, हालांकि उन्होंने बाद में बड़ी माफिया शाफियां मांगी, लेकिन कोर्ट ने उनको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो अब आप क्या समझते हैं कि जिस तरह तलाल चौधरी ने भी ये फवाद चौधरी ने भी बतौर बकौल सरीना ईसे के, और उन्होंने जो जो ट्वीट की है, उन्होंने भी तो एक सिटिंग जज पे इल्जाम लगाया, उसको ट्रायल अंडर ट्रायल को जज कहा और फिर साबिक चीफ जस्टिस को भी कहा कि वो गॉड फादर है। तो अब सर ये क्या केमिस्ट्री है? अब क्या आप समझते हैं कि चांसेस है कि फवाद चौधरी भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा? देखिए, हम फवाद चौधरी साहब की अगर बात समझे ना, तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है कि जस्टिस काजी फायसा ने बतौर सवाल अदालत के सामने जो बातें की और वो भाषण लफ्ज आपने सारे सुने। मैं और आप सब जानते हैं और पूरी कौम को एतराज है को 5-7-10 हज़ार लोग होंगे कि जो उनके वो अल्फाज को समझते होंगे। मेरी जाती राय के मुताबिक तो मैं तो इसको कंटेम्प्ट इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं देख रहा। ना उन्होंने किसी अदालती फैसले की तस्दीक की, ना उन्होंने कि जजेस के अपना जो प्रोफेशनल ड्यूटीज अंजाम दे रहे थे उस कॉन्टेक्स्ट में कोई तौहीन का लफ्ज ऐसा इस्तेमाल किया। अगर आपको याद होगा कि निहाल हाशमी ने तो बराह जजेस को धमकियां दी थी, आपको याद होगा। इसी तरह नवाज शरीफ और मरीम के खिलाफ तो कोई एक्शन हुआ थी, वो तो 5 जजेस के बारे में क्या क्या 5 जजेस ने निकाल दिया, ये साहब क्या क्या लफ्ज इस्तेमाल नहीं होते रहे। अभी आपके सामने एक कंटेम्प्ट जिंदा पड़ी हुई है सुप्रीम कोर्ट के सामने, जो जस्टिस काजी फाइसा के सुप्रीम काउंसिल के फैसले में जो आपने बाकायदा लिखा था, जो कहा था अदालत ने, तो एक ट्वीट किया था और बैक स्टेप के लफ्ज इस्तेमाल हुए थे बाकायदा। उन हमारे दोस्त हैं सहाफी, उनके खिलाफ प्रोसीडिंग शुरू हुई और उनके घर आप अंदाजा लगाएं कि उस बंदे ने जब कंटेम्प्ट की, उनके घर में जस्टिस काजी फाइसा और सरीना ईसा साहब उसके घर गई। आप इसको क्या कहेंगे? हम इसको किस जुबान में ये बात करेंगे कि अगर यहाँ ये बातें कर रही हैं फिर तो बहुत चीजें ऐसी हैं जो 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 बड़े मसाइल पैदा कर सकती हैं। मैं नहीं समझता ये सिर्फ और सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स हैं जो मैं समझ पाया हूं अभी तक। जो है ना, नजर सानी देखें, 19 जून 2006 का 2020 का फैसला है। पहले दरखास्त आ गई कि रिव्यू का बेंच वही सुने। कितना वक्त जाया हुआ उस कॉन्टेक्स्ट में, कितना टाइम लगा, कितना कीमती वक्त जाया हुआ। उसके बाद फिर जी लाइव कवरेज दिखाई जाए। अब एक और दरखास्त को जस्टिस काजी फायजा साहब ने दायर की है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ, वो भी सीरियल लगी हुई है। और इस महीने में जस्टिस मंजूर मलिक साहब रिटायर हो जाए, वो ये मेरिट के ऊपर आए, नजरसानी का अपना केस डिसाइड करें। ये जो कंटेम्प्ट है ये चलती रहेगी, बाद में अगर कंटेम्प्ट हुई भी है तो देखी जाएगी, वो इतना बड़ा इशू नहीं है। आप यानी नजरसानी के केस की बहस हो, उस पर बहस स्टार्ट हो, उस पर आए, कोई लंबा काम ही नहीं है, मेरिट में डिसाइड करें उसको। अच्छा अजहर सदीक साहब, आप क्या समझते हैं कल अब क्या होगा? क्योंकि इस बेंच के सामने ये फिक्स किए हुए रखे हुए हैं कंटेम्प्ट के, कल आपके ख्याल में क्या हो सकता है कल जब देखिए, समाप्त? पहली तो बात है कि ज्यादा से ज्यादा मैं समझता हूं इसमें शोकाज नोटिस तो यानी कंटेम्प्ट तो अभी एस्टेब्लिश होने वाली बात है ना, शोकाज तो बाद की बात है। सिंपल इस पे नोटिस कर सकती है अदालत जवाब लही के लिए कि इस दरखास्त का जवाब कंसाइज स्टेटमेंट दाखिल करें, जो मैं समझता हूं, जो मुझे समझ में आ रही है ना। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि जो एलिगेशन लगाए, अब जो एलिगेशन बड़े खतरनाक हैं, जैसे अदालत के ऊपर एलिगेशन लगा दिए हैं सरीना ईसा साहिबा ने, तो ज्यादा से ज्यादा इसमें होगा कंसाइज स्टेटमेंट दाखिल कर दें या कोई जवाब सिंपल नोटिस होगा। शोकाज नोटिस का मतलब ये है कि प्राइमा फशाई कंटेम्प्ट हुई है। मेरा नहीं जाती ख्याल है कि वो ऐसी बात है। अगर अदालत ज्यादा से ज्यादा इस कंटेम्प्ट को अलहदा करेगी तो उस पर कंटेम्प्ट पे प्रोसीडिंग का अदालत किसी वक्त भी देख सकती है। वो ऐसा मामला नहीं है। जो असल मामला है कि नजरसानी पे मामला डिसाइड हो, जो नजरसानी का से कुछ हमारे सोशल मीडिया पे दोस्तों ने कंफ्यूजन पैदा की हुई है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की प्रोसीडिंग चल नहीं सकती, उन सब के लिए खुलेआम चैलेंज है। किस कानून के तहत है वो बता दें। ना कोई स्टे है, ना कोई रोका है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पर अपनी प्रोसीडिंग चल रही है। यानी आइंदा से, यानी आप जो एक ऐसी प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं, कोई मिसाल दे दें कि आपने इवन आपने अपील दायर की हो, नजरसानी का स्कोप तो बड़ा कम है, अपील दाखिल की हो तो नीचे वाला केस ऑर्डर कैसे ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है
और वो ऑर्डर जो आज ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुका है नजरसानी का काम करे न, ताकि नजरसानी मेरिट पे डिसाइड हो। बहुत शुक्रिया अजहर सदीक साहब। तो जी नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अब कल देखते हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट जो कि 10 रुकनी लार्जर बेंच है, जिसको हेड करेंगे जस्टिस उमर अता बंदियाल, अब दोबारा जस्टिस काजी फाइज ईसा की नजरसानी की दरखास्त पर दोबारा समात का आगाज करेगी। पिछली समात पे जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा था कि वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हवाले से दलाइल देंगे। अब कल ये देखना होगा कि अदालत क्या करती है, कंटेम्प्ट पिटीशन जो फाइल हुई उस पर क्या होता है। एक और वीडियो में दोबारा आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। अजहर सदीक साहब, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग मी, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम और खुदा हाफिज। खुदा हाफिज नाज़रीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।